बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइजेस को, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको हम इन शॉर्ट एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास 4 ऑप्शन है वो मौजूद है। आपने स्टेटमेंट की बेस के ऊपर इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन आए वो आपने आंसर में लिखनी होती है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास टिप्स मौजूद हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। दोबारा एक दफा उसको रिपीट कर लेते हैं, उनको याद रखिएगा। पहली चीज तो ये कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और समझना है कि ये स्टेटमेंट आपके यूनिट के अंदर से किस टॉपिक से ली गई है। फिर उस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर्स के अंदर लिए थे उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में लेके और फिर आंसर को आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस को आपने एक दफा रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑप्शन नंबर ए सही दिखाई देती है आप उसी को सिलेक्ट कर लें और बी, सी और डी को आप रीड आउट ना करें। आपने लाजमी चारों को रीड आउट करना है, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक होती है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी में लिखा होता है कि ऑल ऑफ दिस या सिर्फ ऑल लिखा होता है। तो उस केस में आपका आंसर डी होगा। ए, बी और सी जो है वो गलत तस्वुर होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो पहला देखते हैं एमसीक्यू। फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन और। अब फंक्शंस की टाइप्स के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शंस आपके बिल्ट इन भी होते हैं और दूसरी टाइप आपके पास कौन सी है, यूजर डिफाइंड की। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इज एडमिन डिफाइंड, बी सर्वर डिफाइंड, सी यूजर डिफाइंड एंड डी बोथ ए एंड सी। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यूजर डिफाइंड। नंबर 2 की बात करते हैं। द फंक्शंस विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड। मीन जो ऑलरेडी फंक्शंस आपके मौजूद होते हैं सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, हम उनको क्या नाम देते हैं? इनफैक्ट उनको हम बिल्ट इन फंक्शंस का नाम देते हैं। और जो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो प्रोग्रामर खुद से बनाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं। यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन, रिकर्सिव, रेपिटेटिव। तो इसमें आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बिल्ट इन फंक्शंस। नंबर 3 की बात करते हैं। द वैल्यूज पास्ड टू फंक्शन आर कॉल्ड। ए इज बॉडीज, बी रिटर्न टाइप्स, सी इरेज, डी आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट्स, अगेन आपने टॉपिक्स जो अच्छी तरह रीड आउट किए, समझे हैं लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको नहीं आइडिया तो वहां पे आपको दोबारा एक दफा इसको रीड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद वो स्पेसिफिक जो लेक्चर है उसको भी सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर आपको आंसर जो क्लियर होगा। आपको पता है कि द वैल्यू पास टू फंक्शन वो कितने तरीकों से हो सकती है। इनफैक्ट उसमें एक आंसर आपका आर्गुमेंट भी है और एक आपका पैरामीटर भी आता है। दोनों में डिफरेंस भी आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता तो स्पेसिफिक जो लेक्चर है उसको सुनिएगा और वहां से समझिएगा। तो यहां पे जो आपका आंसर है दैट इज आर्गुमेंट्स। द वैल्यूज पास टू फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इस केस में आंसर होगा। अब देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। सो नंबर 4 की हम बात करते हैं। कैरेक्टर cd फंक्शन रिटर्न ए, इन दिस फंक्शन कैरेक्टर इज। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है फंक्शन सिग्नेचर के अंदर सबसे पहले जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? आप बेसिकली रिटर्न टाइप लिखते हैं। लेट्स सी। ऑप्शन ए इज बॉडी, बी रिटर्न टाइप, सी इरे एंड डी आर्गुमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन बी आपका रिटर्न टाइप, मीन जो रिटर्न किया जाएगा फंक्शन की तरफ से वो जो है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो इनफैक्ट रिटर्न टाइप कहलाती है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिटर्न टाइप। नंबर 5 की बात करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर डैश। ए इज रीडेबिलिटी, बी रीयूजेबिलिटी, सी इजी डिबगिंग, डी ऑल। अब फ्रेंड्स, अभी मैंने स्टार्ट में आपसे ये कहा था कि आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड आउट करना है। अब इस केस के अंदर आपका ए आंसर भी ठीक है। मी रीडेबिलिटी जो है वो एडवांटेजेस के अंदर आता है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी भी एडवांटेज के अंदर आता है और इजी डिबग भी एडवांटेज के अंदर शामिल है। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, ऑल। तो ये चीज याद रखनी है, आपने चारों ऑप्शंस को रीड आउट एक दफा जरूर करना है। सो इस केस में हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नंबर 6 की बात करते हैं। इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी, डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। ए इज 1, बी 2, सी 3, डी फर्स्ट एंड लास्ट।
स्टूडेंट्स अगेन लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल्स के साथ ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके रिटर्न स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हों तो आपकी जो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट है इनफैक्ट वो सिर्फ एग्जीक्यूट होती है, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह इस केस के अंदर आपका जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन A1। नंबर 7 की बात करते हैं। रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड। A इज अंडरस्टैंड, B मॉडिफाई, C डीबग, D ऑल। अब अगेन इस केस में भी आपका जो आंसर है वो A भी ठीक है, B भी सही है, C भी सही है, लेकिन आपका D आंसर जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको नंबर इसमें मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सो इसमें भी आपका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन D ऑल। अब नंबर 8 पे देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 8 इज डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन। ए ऑप्शन इज कॉलिंग, बी डिफाइनिंग, सी रीराइटिंग, डी इंक्लूडिंग। स्टूडेंट्स अगेन स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करें और समझेंगे स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन। ये कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन के दरमियान ये काम होता है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन ए कॉलिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, आपको स्टेटमेंट गिवन होती है और आप ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास 4 ऑप्शंस। आप उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेक्चर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए गए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप ऑप्शंस को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ टर्म्स दी जाती हैं, आपने सिर्फ उनकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है और अगर ज़्यादा आपने लिखना है तो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन आपसे मांगेगी, आपने सिर्फ डिफाइन करना है उसको डिस्क्राइब नहीं करना। सो नंबर 1 इज फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन, इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। इसकी अगर डिटेल आप समझना चाहते हैं तो इससे स्पेसिफिक जो लेक्चर है हमारा उस लेक्चर को सुनिए, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा फंक्शंस होते क्या है। नंबर 2 इज बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन की टाइप्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शन एक होते हैं। द फंक्शंस विच आर अवेलेबल इन C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। नंबर 3 की बात करते हैं। फंक्शंस पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव द वैल्यूज पास टू द फंक्शन एज इनपुट। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है आप उसको सुने, उसको समझें और वहां से डेफिनेशंस को खुद जो है वो क्रिएट करके देखें और फिर लिखें और फिर देखें कि आपके पास जो है जो डेफिनेशन आपने लिखी है और जो ऑलरेडी डेफिनेशन मौजूद है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस तो नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस नहीं है तो फिर आपकी डेफिनेशन जो है वो ठीक सफल की जाएगी। नंबर 4 पे देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म अवेलेबल है जिसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। सो लेट्स सी। So number 4 is reusability. It means that whenever we need to use the functionality provided by the function, we just call the function. We do not need to write the same code again and again. Mean अगर आपने कोई फंक्शन यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर तो आपको उसको सिर्फ कॉल करना पड़ता है, आपको बार बार उस फंक्शन को जो है डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये बात रीयूजेबिलिटी के अंदर आती है। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है तो फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 5 इज कॉलिंग अ फंक्शन। कि फंक्शन को कॉल करना उसका क्या मतलब है। इट मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन। कि जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, जो आपका कॉलिंग फंक्शन है वो इनफैक्ट कॉल्ड जो फंक्शन है उसको ट्रांसफर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन का। तो ये इसका मतलब है। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में होगा तो आप डेफिनेशन भी इजीली याद रख सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं है तो फिर डेफिनेशन को याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने एमसीक्यूज का देखा और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो देखी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।